हेलो दोस्तों, दिस इज़ अनुज। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्राइमैलिटी टेस्ट। हमारा टॉपिक है प्राइमैलिटी टेस्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइमैलिटी टेस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्राइमैलिटी टेस्ट। प्राइमैलिटी टेस्ट क्या होता है? भैया इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइमैलिटी टेस्ट मतलब आपको बस ये चेक करना होता है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आपको एक नंबर इनपुट में गिवन होगा और आपको जस्ट चेक करके बताना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसी टेस्ट को हम प्राइमैलिटी टेस्ट बोलते हैं। सो प्राइमैलिटी टेस्ट इज टू डिटरमाइन वेदर द इनपुट इंटीजर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है। सो प्राइमैलिटी टेस्ट चेक करता है कि कोई गिवन नंबर, कोई गिवन इंटीजर नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो एग्जांपल के लिए सपोज अगर मेरा इनपुट 5 है तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, क्योंकि 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अगर मेरा इनपुट 12 है तो मेरा आउटपुट फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 5 के केस में यस, 12 के केस में नो, 17 के केस में यस। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमैलिटी टेस्ट। एक सिंपल सा टेस्ट, जस्ट ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। अब सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट अप्रोच देखते हैं। ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ नाइव अप्रोच। अब नाइव अप्रोच का मतलब ये होता है कि सबसे सिंपल सी अप्रोच है, इसमें कोई ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया गया है, सिंपली जो लॉजिक है उसको अप्लाई कर दिया है। अब लॉजिक क्या है? प्राइम नंबर चेक करने का लॉजिक क्या होता है? सपोज अगर मैंने आपको एक नंबर दिया है, सपोज 12, तो आप इसको कैसे चेक करोगे ये प्राइम है या नहीं? आप ये चेक करोगे कि भैया 12 को 12, ठीक है, 12 और 1, इन दो नंबर्स के अलावा और कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो 12 को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे? 1 से तो कर नहीं सकते, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करता है। और 12 से भी नहीं कर सकते, क्योंकि 12 तो खुद नंबर ही है, नंबर खुद को तो डिवाइड ऑब्वियसली करेगा ही। सही। तो इनके बीच में आपको सारे नंबर से चेक करना पड़ता है कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो 12 को डिवाइड कर रहा हो। तो इस केस में सिंपली हमको दिख रहा है बहुत सारे ऐसे नंबर है, सपोज 2 ऐसा नंबर है, 3 ऐसा नंबर है, 6 ऐसा नंबर है, ये ऐसे नंबर है जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको एक भी ऐसा नंबर मिल जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है ना? इसकी जगह अगर आप एग्जांपल लेते हो 17 का, तो 17 कैसा नंबर है जिसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो आप चेक, अगर सिंपली चेक भी करना चाहते हो तो उसको 2 से करके देखो, 3 से करके देखो, 4 से करके देखो। है ना? ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाओगे? आप जाओगे 16 तक, क्योंकि आपको 1 से चेक नहीं करना है और आपको 17 से भी चेक नहीं करना है। ठीक है, इसके बीच में जितने भी नंबर हैं उन सबसे चेक करना है। और अगर एक भी ऐसा नंबर मिल जाता है जो 17 को डिवाइड करता है तो फिर वो प्राइम नहीं है। लेकिन 17 के केस में हमको एक भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, तो दैट इज़ वाई 17 इज़ अ प्राइम नंबर। तो सेम टू सेम यही वाला जो सिंपल सा हमारा लॉजिक होता है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एक कोड में। तो हमने कोड में क्या करा हुआ है? एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, जिस फंक्शन का नाम है इज प्राइम। इज प्राइम क्या बताएगा? इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि एक नंबर इनपुट में लो, दैट इज एन, और फिर ये आंसर देगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर एन की वैल्यू 1 है, अगर एन 1 है तो डेफिनेटली फिर तो वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे? हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चूंकि इसका रिटर्न टाइप बूल है तो हमको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है, यस या नो में ही आंसर देना है। अदरवाइज अगर ये रिटर्न नहीं चलता तो फिर हम क्या करेंगे? हम एक लूप चलाएंगे आई इक्वल्स टू 2 से, और हम लेस देन एन तक जाएंगे। ठीक है, लेस देन एन तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लेस देन एन तक हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें उस नंबर से तो चेक करना नहीं। सपोज 17 है तो 17 से खुद से तो चेक करना नहीं, हमको उसके उससे छोटे नंबर से चेक करना होगा। तो हम 2 से लेके 17 से छोटे तक जाएंगे, और हर बार क्या चेक करेंगे? हर बार हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वो नंबर डिवाइड हो रहा है आई से। अगर वो एक बार भी डिवाइड हो जाता है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट अगर एक बार भी नहीं चलता है और ये लूप पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद हम क्या बोलेंगे? हम बोल देंगे रिटर्न ट्रू कर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब एक भी बार ये वाला रिटर्न चला नहीं। ठीक है, ये वाला रिटर्न फॉल्स हुआ ही नहीं। तो उस केस में डेफिनेटली फिर जो हमारा नंबर है वो प्राइम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली अप्रोच समझ में आई होगी, नई अप्रोच। अब हम बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। इस वाली अप्रोच की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ एन। बिग ओ ऑफ एन इसलिए क्योंकि सपोज अगर मेरा नंबर है 17, ठीक है, दैट इज़ अ प्राइम नंबर। तो वो प्राइम नंबर है 17, उसके लिए मुझे लूप कहाँ से चलाना पड़ेगा? मुझे लूप चलाना पड़ेगा, पड़ेगा मुझे 2 से लेके लेस देन 17 तक, दैट इज़ 16। ठीक है, मतलब 17 के लिए मैं कहाँ से कहाँ तक लूप चला रहा हूँ? अगर मैं 16 को 2 में से माइनस करता हूँ तो ऑलमोस्ट ये कुछ 14 बार ये जो है लूप चल रहा है।
ठीक है, 14 to 15 बार ये लूप चल रहा है एग्जैक्टली, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरा नंबर 17 है तो ये ऑलमोस्ट 17 के आसपास किसी नंबर इतनी बार लूप चल रहा है। तो दैट इज़ वाई इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन। बिग O ऑफ एन इसलिए क्योंकि हम अपर बाउंड बता रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेगा टाइम, लेकिन इतना तो लेगा ही लेगा, इससे कम ज़रूर ले सकता है। ठीक है, कम किस केस में लेगा, सपोज तुम्हारा कोई सा नंबर है, सपोज 12 है, तुमने लूप चलाया 2 से लेके तुम्हारा लूप कहाँ तक जाना चाहिए, तुम्हारा लूप जाना चाहिए 11 तक, लेकिन तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन में ही जो है लूप से बाहर आ जाओगे, क्योंकि 2 ही जो है वो 12 को डिवाइड कर देगा, तो उस केस में लूप केवल एक ही बार चलेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा 12 बार नहीं चल रहा है, पूरा का पूरा 10 बार नहीं चल रहा है, लेकिन एक ही बार चल रहा है। तो उस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। तो बिगो नोटेशन में इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम बिगो ऑफ एन। तो आई होप आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी बेटर अप्रोच। ठीक है, प्राइमलिटी टेस्ट क्या होता है वो हमने देख लिया, उसकी हमने नाइव अप्रोच भी देख ली। अब हम देखते हैं इसकी बेटर अप्रोच कि इसको और कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको ये वाली चीज़ जो है प्राइम प्राइम चेक करना, ये काफ़ी बार करना होता है, तो उस वजह से इस अप्रोच को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि कम से कम समय में हमको आंसर दे दे। ठीक है, अगर सपोज कोई बड़ा सा नंबर होता, सपोज 100 है, अब इसको चेक करने के लिए वो कितना आगे तक जाएगा, सपोज कोई बड़ा सा प्राइम नंबर है, सपोज 937, ये कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, ऑल्दो मुझे नहीं पता ये प्राइम है या नहीं, लेकिन अगर इतना बड़ा कोई प्राइम नंबर है तो उसको चेक करने के लिए इसको वहाँ तक लूप चलाना पड़ेगा, मतलब इसको 937 इतनी बार लूप चलाना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो इतनी बार लूप चलाए, हम चाहते हैं कि इससे कम से कम समय में काम हो जाए, इसलिए हम एक बेटर अप्रोच को पढ़ने वाले हैं। तो बेटर अप्रोच क्या है, बेटर अप्रोच का जो मेन आइडिया है वो ये बोलता है कि ऑल द डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर n ऑकर इन पेयर ऑफ a कोमा बी सच दैट a मल्टीप्लाइड बाय b बराबर n। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कोई अगर नंबर है n, कोई सा भी गिवन नंबर है n, अगर मैं उसके सारे डिवाइजर्स को देखूं, सारे डिवाइजर्स मतलब वो सारे नंबर्स जो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करना मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो वो सारे नंबर्स जो 12 को डिवाइड करते हैं, सपोज अगर एग्जांपल के लिए नंबर 12 है मेरा, तो वो सारे नंबर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, 12 के डिवाइजर्स कहलाएंगे। तो सारे के सारे डिवाइजर्स हमेशा पेयर में होते हैं, ये एक फैक्ट है। ठीक है, इस फैक्ट को आप बहुत अच्छे से अभी समझ जाओगे, लेट मी एक्सप्लेन इट। जैसे 1 जो है वो 12 का डिवाइज़र है। ठीक है, तो 1 तो सभी का होता है, तो 1 हमेशा हर नंबर का डिवाइज़र होगा, और वो नंबर खुद भी उसका डिवाइज़र होगा, मतलब 12 इज़ ऑल्सो अ डिवाइज़र ऑफ इटसेल्फ। तो अगर 1 12 का डिवाइज़र है, तो मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि 1 डिवाइड करता है 12 को। ठीक है, तो अगर 1 12 को डिवाइड करता है तो कितनी बार डिवाइड करता है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा। तो भैया 1 12 को डिवाइड करता है 12 बार। ठीक है, तो इसका मतलब 1 इंटू 12 क्या होगा, 12 होगा। तो इसको हम उल्टा भी तो देख सकते हैं, 12 इंटू 1 भी 12 होगा, मतलब 1 के टेबल में 12 आता है 12 बार, तो 12 के टेबल में भी तो 12 आता है 1 बार। तो भैया 1 और 12 एक पेयर बन गया। ठीक है, तो ये दो डिवाइजर्स हैं 12 के और दोनों पेयर में हो गए। उसके बाद 2 है और 6 है, तो भैया 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 6 2 जा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या होगा, 12 होगा, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी 12 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 2 भी 12 का डिवाइजर है और 6 भी 12 का डिवाइजर है, तो 2 और 6 का भी एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ रही होगी कि जितने भी डिवाइजर्स हैं वो पेयर में होंगे। अब जैसे 3 और 4 है, तो 3 और 4 क्या है, पेयर में, 3 4 जार 12 होता है और 4 3 जार 12 होता है, तो 4 के टेबल में भी 12 आ रहा है, 3 के टेबल में भी 12 आ रहा है, तो इनका भी एक पेयर बन गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सारे के सारे डिवाइजर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे पेयर में होते हैं, किसी भी नंबर के ले लो आप, वो हमेशा पेयर में होंगे। तो अगर मैं पेयर्स की बात करूँ तो इसमें पेयर्स बनेंगे 1 12, 2 6 और 3 4। ये अभी बात चल रही है 12 की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बस ये बोला गया है कि इसके जितने भी डिवाइजर्स होंगे, किसी भी नंबर के जितने भी डिवाइजर्स होंगे वो हमेशा पेयर में होंगे, ए कोमा बी सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू एन। ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन वो हमेशा एन होगा। ठीक है, तो ए भी डिवाइजर है, बी भी डिवाइजर है, और वो हमेशा पेयर में होंगे। अब इस अप्रोच का हम फायदा उठाएंगे प्राइम नंबर्स को चेक करने के लिए। कैसे, इसका हम ऐसे पता लगाएंगे कि मुझे पता है कि भैया हमेशा जो इसके जितने भी डिवाइजर्स हैं, ठीक है, वो हमेशा पेयर में होने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं केवल डिवाइजर्स पे ध्यान दूंगा।
ठीक है, मैं सारे नंबर से क्यों चेक करूँ? मुझे तो पता है कि केवल इसको डिवाइड कौन कर सकता है, केवल इसके डिवाइजर्स ही डिवाइड कर सकते हैं। तो क्यों ना सिर्फ डिवाइजर से चेक किया जाए, और डिवाइजर्स हमेशा पेयर में अकर होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं केवल आधे ही डिवाइजर्स को चेक करूँगा। मतलब क्या, कि मैं केवल 1 से चेक करूँगा, मैं केवल 2 से चेक करूँगा, मैं केवल 3 से चेक करूँगा, और बाकी 12, 6 और 4 ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए, अभी वाली अप्रोच आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्लेम। ठीक है ना, व्हाट इज़ दिस क्लेम? ये क्लेम का मतलब ये है कि ये भैया कुछ बात बोल रहे हैं और वो ऐसा बोल रहे हैं कि भैया ऐसा होता है। अब वो होता है या नहीं होता है वो हम प्रूव करके देख लेंगे, पहले क्लेम को समझ लेते हैं कि क्लेम क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्लेम ये कहना चाह रहा है कि फॉर अ डिवाइजर पेयर ए कोमा बी, वन ऑफ देम लाइज बिलो स्क्वायर रूट ऑफ एन एंड अदर लाइज अबोव स्क्वायर रूट ऑफ एन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी डिवाइजर पेयर ले लो आप किसी नंबर का, सपोज एक नंबर है n, इसके लिए मैंने कोई भी एक डिवाइजर पेयर लिया a कोमा बी। अब ये डिवाइजर पेयर है, मतलब क्या, कि भैया a भी n को डिवाइड कर रहा होगा और b भी n को डिवाइड कर रहा होगा, और a जो है वो b टाइम्स, मतलब a के टेबल में b टाइम्स n आ रहा है, ठीक है, और b के टेबल में a टाइम्स n आ रहा है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी, है ना। अब यहाँ पर बात क्या चल रही है, यहाँ पे बात ये चल रही है कि भैया इसके लिए एक डिवाइजर पेयर है हमारे पास ए कोमा बी। तो क्लेम, जो हमारा क्लेम था वो ये बोल रहा है कि अगर ए जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एन के लेफ्ट साइड में, स्क्वायरिटी ऑफ एन के, अगर ए जो है वो लेफ्ट साइड में है तो बी हमेशा राइट साइड में होगा। ये हमारा क्लेम बोलता है। ठीक है, इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। सपोज ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पर कोई सा एक नंबर है, सपोज अभी के लिए एन की वैल्यू तुम 12 मान लो। ठीक है, तो एन जो है ये यहाँ पर है। अब इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका, इसका स्क्वायर रूट आएगा कुछ 3 पॉइंट समथिंग करके। ठीक है, तो ये 12 है, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पर 10 होगा, इस प्रकार से यहाँ पर कहीं पर 3 होगा। तो इस 3 को मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, तो ये भैया 3 पॉइंट समथिंग है, 3 नहीं है एग्जैक्टली, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ नंबर है। 3 तो एग्जैक्टली यहाँ पर है। ठीक है, ये नंबर आप मान लो 3.23, इस टाइप का कुछ समथिंग समथिंग एक नंबर मान लो आप। तो ये क्लेम ये बोलता है कि कोई भी ए कोमा बी जो पेयर है उसमें अगर एक एक बंदा लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन है तो दूसरा राइट साइड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन होगा। मतलब ये वाली जो डंडी है, कौन सी वाली, ये वाली, अगर ए इधर है तो बी इधर होगा, अगर बी इधर है तो ए इधर होगा। इस वाली डंडी की बात चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी दोनों इसके लेफ्ट तरफ हो गए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ए और बी दोनों इसके राइट तरफ हो गए। ठीक है, ये चीज़ भी गलत और ये चीज़ भी गलत। क्लेम यही बोलना चल रहा है, क्लेम ये बोलना चाह रहा है कि ए और बी हमेशा आइदर साइड पे होंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर क्लेम सेज कि कोई भी डिवाइजर पेयर जो है, फॉर अ डिवाइजर पेयर ए कोमा बी, वन ऑफ देम लाइज बिलो स्क्वायर रूट ऑफ एन एंड अदर लाइज अबोव स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, बिलो और अबोव मतलब वही लेफ्ट और राइट, इससे एक छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा। तो अब हम इस चीज़ को प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, अब प्रूव में हम प्रूव कैसे कर रहे हैं इसको, प्रूव हम 3 केसेस बना के प्रूव कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि भैया हम तीनों केसेस लेके चल रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो भैया क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, या तो ऐसा हो कि ए और बी दोनों के दोनों बिलो स्क्वायर रूट ऑफ एन हो, मतलब ए और बी दोनों के दोनों लेफ्ट तरफ हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ए और बी दोनों के दोनों राइट तरफ हो, ऐसा भी हो सकता है। और हम तीसरा केस लेके चल रहे हैं कि वन इज़ बिलो स्क्वायर रूट ऑफ एन एंड वन इज़ अबोव स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये हमारा फाइनल केस है जो कि एक्चुअल में ट्रू है और उसको हमको प्रूव करना है। तो हमने तीनों केसेस ले लिए कि भैया ये सारी चीज़ें हो सकती है, या तो फर्स्ट केस हो सकता है, तो सेकंड हो सकता है, तो थर्ड केस हो सकता है। लेकिन हमको प्रूव करना है कि भैया फर्स्ट और सेकंड केस तो गलत है, एक्चुअल में यही वाला ट्रू है। तो अभी हम यही करने वाले हैं, हम फर्स्ट और सेकंड केस को गलत प्रूव करेंगे और थर्ड वाले को सही प्रूव कर देंगे, एंड फाइनली हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भैया ये जो बात है, ये वाला जो क्लेम है वो सही है, कि एक हमेशा छोटा होगा स्क्वायर रूट ऑफ एन से और दूसरा हमेशा बड़ा होगा किसी भी डिवाइजर पेयर के लिए। तो अब हम देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बोलता है कि भैया बोथ ए एंड बी आर बिलो स्क्वायर रूट ऑफ एन, है ना, ये बोलता है केस नंबर 1। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि भैया ए जो है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटा है, और जो बी है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटा है। अब अगर ऐसा हमने मान लिया कि ए और बी दोनों स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटे हैं, तो फिर ए मल्टीप्लाइड बाई बी क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी एन से छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो आप ये बात? अगर एग्जाम्पल के लिए जैसे 16 है, ये मेरा एन है,
ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, 4 होगा। तो अगर मैं ए से दो नंबर को उठाऊं जो 4 से छोटे हैं, सपोज मैंने ले लिया एक 3 ले लिया और एक 2 ले लिया, तो मैं कभी भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, सपोज 3 टू ज़ा क्या आएगा, 6 आएगा, तो वो हमेशा एन से छोटा आएगा। ठीक है, तो अगर ए से दो नंबर ले रहा हूँ मैं जो स्क्वायर रूट ऑफ एन से दोनों छोटे हैं, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी भी एन के बराबर हो ही नहीं पाएगा, वो एन से हमेशा छोटा ही आएगा। तो हमने तो क्या बोला था, हमने तो बोला था कि भैया ए कोमा बी जो डिवाइजर पेयर वो कुछ ऐसा है कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी एन होना चाहिए। तो दिस विल कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए मल्टीप्लाइड बाय बी बराबर एन। अगर ऐसा हो गया तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी ना, ये तो हमने मान के चला था शुरू में कि ए कोमा बी इज अ डिवाइजर पेयर सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो केस वन है ये ट्रू नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैया ए और बी दोनों के दोनों स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटे हों, क्योंकि अगर वो छोटे हुए तो फिर ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो है, ये वाली जो चीज़ है ये भी एन से छोटी हो जाएगी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने माना ही ये था शुरुआत में, तो ये तो बराबर होना चाहिए। तो इसलिए केस वन जो है वो फॉल्स हो गया। तो हमने फाइनली प्रूव कर दिया है, मतलब हमने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया है कि केस वन जो है वो फॉल्स है। अब हम बात करते हैं केस टू की। केस टू क्या बोलता है कि भैया ए और बी जो है वो दोनों ही स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़े हैं। ठीक है, तो हमने बोल दिया भैया ए भी स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा है और बी भी स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। फिर हमने ये देखा कि भैया अगर ए और बी दोनों ही स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़े हैं तो फिर ए मल्टीप्लाइड बी जो होगा वो भी एन से बड़ा निकल जाएगा। ठीक है, इसको भी सेम एग्जांपल से देख लो। जैसे 16 हमारा n है, हमने बोला एक नंबर उठाया 4, सॉरी एक नंबर हमने उठाया 5 और एक हमने उठाया सपोज 5.5 भी अगर आप ले लेते हो तो 5 5 से 25 हो जाता है, तो 5 का मल्टीप्लाई 5.5 से करोगे तो इससे तो बढ़ा ही जाएगा ना वो। तो ये वाली चीज़ जो है अगेन कॉन्ट्राडिक्ट करेगी इस वाले फैक्ट को। ठीक है, तो ये सेम टू सेम सिमिलर है फर्स्ट वाले केस जैसा, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमने तो माना था कि ए और बी एन के बराबर होना चाहिए और यहाँ पर ए मल्टीप्लाइड बाई बी एन से बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला केस भी गलत हो गया। अब हम फाइनली आते हैं हमारे थर्ड केस नंबर 3 पे। ठीक है, तो केस नंबर 3 क्या बोलता है कि भैया वन इज बिलो स्क्वायर रूट ऑफ एन एंड वन इज अबोव स्क्वायर रूट ऑफ एन। मतलब एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए, मतलब एक छोटा ही है तो दूसरा बड़ा ही होगा, एक बड़ा है तो दूसरा छोटा ही होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एन की बात चल रही है, एक इसके इधर होगा तो दूसरा इधर ही होगा, और एक इधर है तो दूसरा इधर ही होगा, एकदम फिक्स बात है। तो उसके लिए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भैया ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो है वो एन है। ठीक है, तो मैं ए को क्या बोल सकता हूँ, मैं ए को एन बाई बी बोल सकता हूँ, उसी प्रकार से मैं बी को भी एन बाई ए बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही बोला हुआ है कि ए बराबर मैंने एन बाई बी मान लिया। अब इस एन की जगह मैंने बोल दिया इस एन को मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन, एक ही बात है। ठीक है, तो ए की मैंने एक्सप्रेशन निकाल ली कि ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन और डिवाइडेड बाई बी, क्योंकि इस एन की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी है और बी अपॉन में एज इट इज़ है। अब मैं इसमें इस केस नंबर 3 में दो सब केसेस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, पहला सब केस क्या है, पहला सब केस ये बोलता है कि भैया बी स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटा है और दूसरा बोलता है कि बी स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा है। ठीक है, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर बी छोटा है तो क्या होगा और बी बड़ा है तो क्या होगा। तो हमने बोला सबसे पहले फर्स्ट वाले सब केस को देखते हैं कि भैया बी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटा है। तो उस केस में क्या होगा, अगर बी स्क्वायर रूट ऑफ एन से छोटा है तो स्क्वायर रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाई बी क्या होगा, हमेशा वन से बड़ा आएगा। ठीक है, कभी भी आप ऐसे दो नंबर्स को डिवाइड करते हो जिसमें ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो हमेशा आपका आंसर ग्रेटर देन वन आता है। ये जनरल मैथ्स का फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एन जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाय बी जो है वो हमेशा वन से बड़ा होगा। अब इस वाली वैल्यू को मैं इस एक्सप्रेशन में अगर मैं पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय एक ऐसा नंबर जो वन से बड़ा है, तो इसको मैंने वन प्लस एक्स से डिनोट करा हुआ है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन ये तो पुराना वाला है जो हमारा पहले ही था, ये वाला, और इस वाले जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया वन प्लस एक्स से, दैट इज वन से बड़ा नंबर। तो उससे क्या बात पता चल गई, उससे ये बात पता चल गई कि भैया इस स्क्वायर रूट ऑफ एन ये भी कोई नंबर ही होगा, तो इस नंबर का एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जो नंबर वन से बड़ा है। तो डेफिनेटली किसी भी नंबर को अगर मैं वन से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी बढ़ेगा, वो नंबर बढ़ेगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 है, उसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.5 से, तो ये कैसा नंबर है, वन से छोटा है, तो इस मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो 2 है ये घट जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.1 से, ठीक है 1.1 से, तो 2 जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर को अगर मैं वन से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो बढ़ता है और छोटे से करता हूँ तो वो घट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ एन
से जब मल्टीप्लाई हो 1 + x का, तो वो एक ऐसा नंबर आएगा जो स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा होगा। इट मीन्स ए की जो वैल्यू आई वो स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ी है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ए जो है वो बड़ा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एन से। ठीक है। तो हमने लेके क्या चले थे, हम ये लेके चले थे कि भैया बी जो है वो छोटा है स्क्वायर रूट ऑफ एन से। और हमको क्या मिल गया प्रूफ करके, हमको ये मिल गया कि ए जो है वो बड़ा आ गया। अगर बी छोटा माना तो ए बड़ा आ गया। सिमिलरली अगर हम केस टू की बात करें, सब केस टू की बात करें, उसमें हमने बी को स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा लिया था। तो उस केस में स्क्वायर रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाय बी, मतलब एक छोटा नंबर डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर। तो छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा हमेशा 1 से छोटा आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए छोटा नंबर डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। ठीक है, तो इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू छोटी है 1 से। तो हमने इसको पुट कर दिया इस फॉर्मूले में। किस फॉर्मूले में, अगेन ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाली थी, इसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू पुट कर दी। तो उससे क्या हुआ, उससे स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये जो फर्स्ट वाला था उसका मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से छोटे नंबर से। और किसी भी नंबर का 1 से छोटे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर घट जाता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू लेस देन आ गई। तो अगर हम b को बड़ा लेके चल रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन से, तो a छोटा मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एन से। और अगर हम b को छोटा लेके चल रहे हैं तो a बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो केस है ट्रू है कि अगर b छोटा है तो a बड़ा ही होगा, और अगर b बड़ा है तो a छोटा ही होगा। मतलब दोनों एक तरफ नहीं हो सकते, या एक इधर है तो दूसरा इधर ही होगा, और एक उधर है तो दूसरा इधर ही होगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। सो हमको समझ में आ गया कि जो भैया जो केस नंबर 3 है वो ट्रू है, ना ही केस 1 ट्रू है, ना ही केस 2 ट्रू है, केस नंबर 3 ट्रू है। एंड हेंस हमारा जो क्लेम था वो ट्रू प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, और वो क्लेम क्या बोलता था कि भैया अगर एक डिवाइजर पेयर है ए कोमा बी, सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाई बी बराबर एन है। तो अगर ए जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एन के लेफ्ट तरफ है, तो बी हमेशा राइट तरफ होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 12 के लिए जो पेयर्स है 1,12 है, 2,6 है और 3,4 है, तो हमको सारे डिवाइजर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम केवल शुरुआत के जो शुरुआत वाले हैं उनको चेक कर लेंगे, क्योंकि 12 तो ऑटोमेटिक मिल गया ना, 6 भी ऑटोमेटिक मिल गया, 4 भी ऑटोमेटिक मिल गया। अगर मुझे 1 पता है कि 1 इज़ अ डिवाइज़र, तो मुझे ये भी तो पता चल गया कि 1 अगर 12 को डिवाइड कर रहा है तो कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 12 बार। तो 12 अनदर डिवाइज़र हो गया। उसी प्रकार से अगर 2 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है तो कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 6 बार कर रहा है, तो 6 उसका अनदर डिवाइजर है। अगर 3 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है तो कितनी बार कर रहा है, 4 बार कर रहा है, तो 3 4 जार 12, तो 4 इज ऑल्सो अनदर डिवाइजर। तो हमको ये बात पता चल गई है कि हमको केवल शुरुआत वाले को चेक करना है, बाकी वाले तो हमको ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। ठीक है, बाकी वाले तो हमको ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। और ये जो शुरुआत वाले होंगे वो डेफिनेटली कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, ये जा सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन तक, क्योंकि डेफिनेटली एक बंदा तो इधर ही होगा और एक दूसरा बंदा इधर ही होगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। सपोज ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एन है। तो हमको ये बात पता है कि ए एक बंदा इधर होगा और दूसरा बंदा इधर होगा, सारे डिवाइजर्स जितने भी पेयर्स है डिवाइजर के, एक बंदा इधर ही होगा, एक बंदा इधर ही होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला बंदा है, केवल हम इसको चेक करेंगे क्योंकि दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक मिल जाता है ना, ये हमने अभी देखा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला बंदा है वो मैक्सिमम 2 से लेके कहाँ तक जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ एन तक। उसके आगे तो जा ही नहीं सकता ना, उसके आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमने प्रूव कर लिया कि एक इधर ही होगा दूसरा इधर ही होगा। तो इस बात से हमको ये समझ में आता है कि हमको जो हम अब जब हम जो चेक कर रहे थे वो हम 2 से लेके पूरा एन तक चेक कर रहे थे, उसको एन तक चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसको केवल स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चेक कर लो बस, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो सेम अप्रोच का हमने फ़ायदा उठाते हुए हमने क्या बोला है, हमने वही अप्रोच बनी, हमने वही फंक्शन बनाया इज़ प्राइम। उसमें एक एन नंबर इनपुट लिया, एक बुलियन उसका रिटर्न टाइप है। हमने बोला अगर n की वैल्यू 1 है तो फॉल्स रिटर्न कर देना। अदरवाइज हमने बोला कि हम 2 से लूप को चलाएंगे और हम कहाँ तक जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एन तक। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एन से लेस देन इक्वल्स टू इसलिए लिखा है, इसको इस तरीके से लिखा है कि भैया हमको बोलना था आई इज लेस देन और इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, तो इसी चीज़ को उन्होंने क्या कर दिया, इस स्क्वायर को इधर पहुंचा दिया, तो आई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू एन, ये कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखने का बस तरीका है कोडिंग में, बाकी है वो वही चीज़। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने 2 से लेके आई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू एन तक को लूप जो है वो चला दिया। और हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक भी ऐसा आई मिल जाता है जो एन को डिवाइड कर रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, अगर एक भी ऐसा आई मिल जाता है, अगर इतने सारे ए कोमा बी इतने सारे पेयर्स होंगे तुम्हारे पास, उसमें से एक भी ए ऐसा मिल जाता है जो बी टाइम्स एन दे देता है, जिसके टेबल में बी टाइम्स ए आ जाता है,
तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि भैया ये तो प्राइम है ही नहीं, तो फिर हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इस वाली अप्रोच को यूज़ करते हुए हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो फंक्शन है, उसको हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। तो पिछले केस में हमने क्या देखा था, जो नई अप्रोच थी उसमें क्या हो रहा था कि वो पूरा n बार चल रहा था, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या थी, वो n थी, वो 2 से लेके तो पूरा n तक जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये वाला लूप का है, ये 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा घटाव आया है नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप रन हो रहा है उसमें। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 25 है कोई नंबर, तो इसमें हमको 25 बार लूप चलाना पड़ रहा था। ठीक है, इसमें वैसे इसमें 25 बार नहीं चलाना पड़ रहा था। सपोज कोई और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे क्या एग्जांपल होगा, जैसे 47 है, तो 47 एक प्राइम नंबर है, तो इसमें हमको 2 से लेके तो 46 तक लूप चलाना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन हमारी जो दूसरी वाली अप्रोच है उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हम केवल 2 से लेके इसकी स्क्वायर रूट ऑफ n, मतलब इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी, 49 जो होता है वो 7 का होता है, तो इसकी 6 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, 6 पॉइंट इसकी समथिंग होगी, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 6 तक हम जाएंगे और केवल 6 तक ही चेक करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, केवल 6 तक ही चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लूप 2 से लेके 46 तक चल रहा है और यहाँ पे केवल 2 से लेके 6 तक ही चल रहा है, तो काफ़ी हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। तो अब इस वाले कोड की हम बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n, मतलब जो भी n की वैल्यू है उसकी स्क्वायर रूट निकालो, जितनी वो होगी उतना उतना मैक्सिमम लूप चल सकता है। तो मैक्सिमम का मतलब बिगो नोटेशन। तो आई होप इस वीडियो में आपको प्राइम नंबर चेक करने की एक बेटर अप्रोच समझ में आई होगी। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमलिटी टेस्ट। इस टेस्ट में हमको जस्ट चेक करना होता है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। सो ये जो सेकंड वाली अप्रोच है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो गिवन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।